विश्लेषण की पद्धतियाँ। जो विश्लेषण होंगी वो उसका विधि क्या है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका सबसे चीप पार्ट है, एक महत्वपूर्ण अंग है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बांटना। विश्लेषण का मतलब बांटना और संश्लेषण का मतलब मिलाना, है ना। जो एक कॉपी है, अब इसका विश्लेषण क्या करेंगे, पन्ना पन्ना में अलग कर देंगे, है ना, छोटा छोटा पार्ट में करके समझेंगे। और संश्लेषण का मतलब सबको मिला देंगे। तो ये जो विश्लेषण है वो रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कोई भी एक टॉपिक लें और उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो जो शोध सामग्री का सबसे पहले कल हमने क्या किया था, संचयन करना है ना, उसका सिलेक्शन करेंगे, संचयन करेंगे और उसके बाद जो मैटर मिलता है उसका हम विश्लेषण करते हैं, वो दूसरे नंबर पर आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो शोध की जो विधि है और विश्लेषण की जो विधि है, अगर इसका ज्ञान न हो, इसका नॉलेज न हो, तब सामग्री को जब हम संचित करते हैं, कलेक्ट करते हैं मैटर को, उसी समय विश्लेषण भी हो जाता है। साथ ही साथ में हम विश्लेषण भी कर लेते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होती है। और विश्लेषण में जो तत्व होता है, जो एलिमेंट्स है, जो पार्ट है विश्लेषण का, वो अपेक्षित तत्व के आधार पे जो सामग्री का जो हम संचयन करते हैं, मैटर कलेक्ट करते हैं, उसको बहुत उद्देश्यपूर्ण बना देता है। अगर ये जानकारी न हो विश्लेषण की पद्धति क्या होगा, हम कहाँ से मैटर कलेक्ट करेंगे, ये सब जानकारी नहीं होगा तो हम क्या करते हैं कि रिसर्च का मैटर कलेक्ट करना शुरू करते हैं और इतना ज़्यादा मैटर कलेक्ट कर लेते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं होती और अव्यवस्थित तरीके से मैटर कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल देखो, हमें आवश्यकता हुई रिसर्च मैटर कलेक्ट करने की, तो रिसर्च मैटर कलेक्ट करने के दरमियान हमने क्या किया कि जो भी बुक्स उठाया हमने पढ़ना शुरू किया और हमने ये लिखना शुरू किया। थोड़ा सा मैटर लगा तो हमने ये सब इस तरह से नोट्स, हमने छोटा छोटा टॉपिक वाइज एक एक लाइन, दो दो लाइन का लिखना शुरू किया। इसमें देखो हमने लिखना शुरू किया, ये इतना मैटर हमने कलेक्ट किया पहले। और जब मैं थीसिस लिखने के लिए चला तो मुझे पता चला कि इतने ये जो मैटर से इसका हमें जरूरत ही नहीं है, बहुत कम मैटर की आवश्यकता है। तो ये क्यों हुआ? ज्ञान के अभाव के कारण ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो अगर कोई निश्चित दृष्टि ना हो, कोई उद्देश्य ना हो मैटर कलेक्ट करने का, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सामग्री कलेक्ट कर लेते हैं और वो बिल्कुल अव्यवस्थित होता है, कोई सिस्टमैटिक रूप से कलेक्ट नहीं होता है कि वो हमें पता हो कि हम इसको कहाँ रखेंगे, है ना, पता ही नहीं होता है, बस कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत स्तंभित रह जाते हैं कि इसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, विश्लेषण कैसे करेंगे, इस मैटर को हम कहाँ पे व्यवस्थित करें। तो जो संचित शोध सामग्री होगा उसका कौन कौन सा पार्ट किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और किस दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाना है, ये सब नियंत्रित नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर नियंत्रित होगा कब, जब हम विश्लेषण पद्धति को समझें। यदि हम अंधाधुंध अध्ययन करते जाएं, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है पढ़ने का, बस पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, खूब पढ़ लेंगे हम, 100, 150, हजारों किताबें पढ़ लेंगे, बहुत पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन सब बेकार। क्योंकि जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें पता ही नहीं है। तो जब क्या पढ़ना है वो हमको पता नहीं है तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और इसके लिए विश्लेषण पद्धति बहुत आवश्यक है। हम विश्लेषण करके ही जान सकते हैं कि मेरे लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं है ना। इसलिए जो भी विद्यार्थी है, जो भी छात्र है, पहले उसको विश्लेषण के आधार और विश्लेषण की प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। और विश्लेषण कोशिश करो हमेशा कि हम विश्लेषण पद्धति को जितना तेज कर सके। कुछ भी लिखो तो एक लाइन लिखने के बाद उस पर विचार करो, उस पर सोचो कि क्या लिखा हुआ है, तभी अच्छे से समझ पाओगे उस नोट्स को, है ना, और एक शोध कार्य अच्छे से हो पाएगा। अब एक प्रश्न होता है कि विश्लेषण का आधार क्या है। विश्लेषण करते समय जितनी बारीकी से, जितना ध्यान से उस विषय के विविध अंग, उसके जो मल्टी एलिमेंट्स हैं,
उसके बारे में, और उन सारे पार्ट्स, उस सारा जो अंग है उसके बारे में हम संबंध, रिलेशन को जब देखेंगे और जितना ठोस आधार पर सामग्री का हम वर्गीकरण करेंगे, यानी जितना हमारा सिस्टमैटिक वर्क होगा अध्ययन में, उतनी गहराई होगी, उतनी गंभीरता होगी, और हमारा जो शोध का निष्कर्ष है वो उतना मजबूत होगा। इसलिए जो भी काम करना है बिल्कुल बहुत ही सावधानी के साथ ये देखो कि जो भी मेरे पास में मैटर है उसमें क्या रिलेशन है और कितना हम उसको अच्छा बना सकते हैं। विश्व में अगर हम अध्ययन के योग्य सामग्री देखें तो वो इतना अधिक है और विविधता से इतना पूर्ण है कि, और इसके साथ साथ में जो अध्ययन का, स्टडी का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो भी इतना भिन्न भिन्न है कि सब के लिए उसका विधान कर पाना संभव नहीं है और सबका प्रयोग एक साथ कर पाना संभव नहीं है। कोई एक ही टॉपिक पे इतनी सामग्री इस विश्व में उपलब्ध है कि हम सबको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जानना होगा कि क्या मेन है, क्या हमारे लिए इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि विश्लेषण का जो आधारभूत तत्व की जो श्रेणी है और उसमें जो जो अपना विषय के लिए लागू हो सकता है ना, उसी का विश्लेषण करना चाहिए। हम जब रिसर्च करने के लिए निकलेंगे तो जो मेरा प्रॉब्लम्स होगा, जो मेरा टॉपिक होगा, हमें क्या चाहिए कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड मैटर्स का कलेक्शन करेंगे और जो उस टॉपिक से रिलेटेड मैटर्स होगा केवल उसी का विश्लेषण करेंगे और अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक है कैटेगरीज ऑफ क्वांटिटी, मात्रा की श्रेणियां। साहित्यिक धारा में देखो, जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो लिटरेचर में देखो, सोसाइटी में, सामाजिक दशा में देखो, सोशल साइंस में काम करेंगे तो उसमें देखो, आर्थिक व्यवस्था में देखो, अर्थशास्त्र को देखो, या नेचर में देखो, प्राकृतिक तत्वों में देखो, ये जो भी है विश्व की अनेक वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं में कुछ समान तत्व होते हैं, कुछ कुछ ऐसा मैटर है जो सब में है ना। अगर मनुष्यों की ही विचारधारा ले लो तो हम में या हमारे जैसे कुछ और लोगों में हो सकता है बहुत सब कुछ अलग अलग हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो सब में है, एक समान गुण सब में कुछ होता है। लेकिन वो जो समान गुण है उसकी मात्रा में अंतर हो सकता है, अंतर होता है ना, लेकिन मौलिक स्वभाव में वो निर्णायक रहता है। इसलिए वस्तु में जो द्रष्टव्य जो गुण है उसका जो मात्रात्मक जो अनुसंधान है वो विश्लेषण का एक मुख्य अंग होगा। तो जो गुण है उस वस्तु में, हम जिस मैटर पे, जिस प्रॉब्लम्स पे रिसर्च करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका जो गुण है उसमें जो अंतर है, एक का दूसरे से जो अंतर है, उसका जो हम विश्लेषण करेंगे, वो अंतर जो है उसका जो अनुसंधान हम करेंगे कि इसमें कितना क्या अंतर है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और खास करके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। ह्यूमैनिटीज मतलब जहाँ मानवता की बात, जैसे जितना भी लिटरेचर है, फिलॉसफी है, ये सब ह्यूमैनिटीज में आते हैं। बाकी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सब सोशल साइंस में है ना। तो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है। तो ये जो विश्लेषण पद्धति है ये सोशल साइंस में भी और ह्यूमैनिटीज में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है ना। और इसके अनेक विषयों में इस विश्लेषण का ये जो पार्ट है इसका यूज होता है, लिटरेचर में भी। और साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में भी, उनमें भी मात्रा का भेद है, कम ज़्यादा होता है ना। मात्रा की श्रेणी क्या है, तो किसी भी चीज़ में देखो, कोई भी दो वस्तु अगर कलेक्ट कर लो, सपोज करो कि आप दोनों हो, है ना, तो आप दोनों में क्या है कि कुछ चीज़ों में क्या है, यूनिटी है, एकता है, जैसा हम हैं वैसा ही वो भी है, जैसे आप हैं वैसे ही ये भी है। कुछ चीज़ों में क्या है, बहुलता है, दोनों में कई तरह के अलग अलग गुण है ना। कुछ गुण ऐसा है जो आप दोनों के साथ साथ और भी लोगों में है ना। बहुत्व और समग्रता जो सब में है, ठीक है। तो ये तीन बातें आती है मात्रा, एकता, बहुत्व और समग्रता, है ना। और इसके आधार पे जो अनेक वस्तुओं में जो यूनिटी दिखती है, जो एकता दिखती है, सब में एक गुण समान दिखता है, जो एकता दिखता है, या जो बहुलता दिखता है, जो अलग अलग गुण दिखता है, और जो समग्रता दिखता है, उसका भी अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी। एक हमने क्वांटिटी देखा, मात्रा की श्रेणियां, अलग अलग हो सकता है सब में गुण। अब एक है कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी, गुणात्मकता की श्रेणियां, गुण, है ना। अधिकांश अध्ययन, जो भी स्टडी होता है, ज्यादातर अध्ययन वो बिल्कुल गुणात्मक होता है, गुण के आधार पर होता है। गुण क्या है? पहला अस्तित्व यानी है, दूसरा नास्तित्व यानी नहीं है, और तीसरा सीमा, बाउंड्री, लिमिटेशंस, है लेकिन वो एक लिमिट में है। यही 3 गुण है और इनके आधार पर ही सारा अध्ययन होता है। अस्तित्व, नास्तित्व और सीमा, लिमिटेशंस, सीमा, है ना। तीन चीज़ों के इन्हीं 3 आधारों पे सारा का सारा अध्ययन होता है। इन्हीं 3 आधारों पे ये निर्णय किया जाता है कि किसी भी विषय अध्ययन सामग्री में कोई गुणात्मक तत्व है या नहीं, या यदि है तो वो किस सीमा तक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कैटेगरीज ऑफ रिलेशन, संबंध। जो कई गुण हैं, एक दूसरे में क्या रिलेशन है। विभिन्न वस्तुओं, कार्य कारणों तथा अंग अंगी जो पार्ट्स है उसके बीच में जो रिलेशन है उसमें क्या संबंध है। मेरा हाथ और मुझ में क्या रिलेशन है ना। अंग और अंगी, अंग मतलब पार्ट्स, मेरा हाथ, और अंगी कौन है? तो जिसमें ये हाथ अवस्थित है, मुझ में है। तो ये अंग और अंगी, इनमें जो संबंध है, जो कार्य और कारण में जो संबंध है और जो विविध वस्तुओं में जो संबंध है, इनका अध्ययन करो, वो विश्लेषण को बहुत गहराई देता है। संबंध की श्रेणी में भी 3 बातें आएंगी। पहला, वस्तु व घटना यानी कार्य और कारण का संबंध क्या है। कार्य और कारण में संबंध होगा, बिना संबंध के तो हो नहीं सकता है, कुछ तो रिलेशन है कार्य और कारण में। तो वो कार्य और कारण में क्या रिलेशन है। फिर है कार्य और कारण का अनुमानित संबंध। पहला तो निश्चित संबंध होगा, वस्तु व घटना यानी कार्य और कारण में निश्चित संबंध। दूसरा है कार्य और कारण में अनुमानित संबंध। एक निश्चित है, कंफर्म है, दूसरा कुछ अनुमान के आधार पे हमने रिलेशन तय किया है। और तीसरा समूह और अंग, पूरा और उसका एक पार्ट। तो जैसे हमने कहा ना कि पूरा मैं और मेरा एक पार्ट हाथ, इन दोनों में रिलेशन, इनमें घटनात्मक संबंध है ना, और इसका अध्ययन होता है। तो परिस्थिति और प्रवृत्ति, परिस्थिति और प्रवृत्ति और इनके बीच में या कारण और कार्य के बीच में जो संबंध होते हैं उनका गहराई से विश्लेषण करना होगा। कोई भी घटना ले लो जिस पर हम रिसर्च करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम्स है उसका काम क्या है, उस कार्य यानी परिणाम क्या है और उसका कारण क्या है, इसका विश्लेषण किया जाता है। ये हुआ कैटेगरीज ऑफ क्वांटिटी, कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी और कैटेगरीज ऑफ रिलेशन, मात्रा, गुण और संबंध। इसके बाद है कैटेगरीज ऑफ मॉडलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी या प्रकार की श्रेणियाँ। कई प्रकार हैं, पार्ट्स है ना, काइंड्स हैं। वस्तुओं या उसके गुण तत्वों के प्रकारों की अनेक सूक्ष्म बातें होती हैं जिनका विश्लेषण में उद्घाटन होना चाहिए, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। विशेषकर सूक्ष्म विचार में, सिद्धांत में या संभावना में संबंधित जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो संभावना है, उनसे जो संबंधित अनुसंधान में विश्लेषण का सूक्ष्म चिंतन के धरातल पर ही हो सकता है ना। सूक्ष्म विचार, जो सूक्ष्म विचार है, सिद्धांत है या जो संभावना है, उनसे संबंधित जो अनुसंधान होगा, जो रिसर्च होगा, उसमें जो विश्लेषण होगा वो बिल्कुल सूक्ष्म चिंतन के धरातल पर होगा, क्योंकि वो बहुत मतलब महीन टॉपिक है, बहुत गहराई में जाने वाला टॉपिक है। तो उस पर विचार करने के लिए भी तो उतना हमें सूक्ष्म रूप से विचार करना पड़ेगा, उतना गहराई में जाकर के विचार करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें जो संबंध है वो ऐसा जो चिंतन होता है, जो सूक्ष्म चिंतन है, उसमें 3 पार्ट्स है। पहला, संभाव्यता, असंभाव्यता का समस्यात्मक स्वरूप, प्रॉब्लमेटिक स्वरूप। संभावना और असंभावना का जो प्रॉब्लम्स होगा उसका स्वरूप क्या होगा, प्रॉब्लम्स का स्वरूप क्या है, उसका समस्यात्मक स्वरूप, प्रॉब्लमेटिक स्वरूप क्या है। दूसरा है अस्तित्व नास्तित्व के बारे में सकारात्मक निर्णय। अस्तित्व मतलब है और नास्तित्व मतलब नहीं है।
और इनके बारे में कोई पॉजिटिव निर्णय, सकारात्मक निर्णय ना, एसरेटोरिक निर्णय। और तीसरा है परस्पर संबंधों के बारे में अनिवार्यता, अपोडेक्टिव। जो रिलेशन होगा एक दूसरे में, उनमें जो संबंध की जो अनिवार्यता है, कंपलसरी है, उनके बारे में कुछ निर्णय किया जाता है। तो ये 3 बातें इसमें है। संबंधों में, संबंध में 3 बातें हैं, अस्तित्व नास्तित्व, संभाव्यता असंभाव्यता, और रिलेशन पारस्परिक संबंध। अब क्या है कि जो हमने विश्लेषण का ऊपर जो भी पार्ट देखा हमने, है ना, ऊपर हमने देखा क्या क्या, पहला क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मॉडलिटी, है ना। क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मॉडलिटी, ये जो श्रेणी है, ये क्या है कि सबको सभी पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। ये देखना होगा यहाँ पर कि मेरा जो प्रॉब्लम्स है, मेरा जो रिसर्च है, उस पे इनमें से क्या क्या लागू हो रहा है। ठीक है, तो सबको सब पर लागू नहीं कर सकते हैं। अब कौन सा कहाँ लागू होगा, तो ये शोधार्थी जो रिसर्च करने वाला है उसकी दृष्टि के संदर्भ में प्रासंगिक होगा। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी क्षमता, आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है कि आप इनमें से किसको कहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेकिन शोधार्थी अपने विषय और दृष्टि के अनुसार स्वयं, ऊपर जो भी हमने चर्चा की है 3-4 क्वालिटी की, क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन, मॉडलिटी की, उन चारों से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको उठा लें। ये आपकी ड्यूटी है कि हम उससे संबंधित जो भी मेरा प्रॉब्लम्स है उस पर, उससे संबंधित प्रश्न ढूंढें और उसका उत्तर ढूंढने का तलाश करें, उसके उत्तरों की खोज करनी चाहिए। इससे विश्लेषण में गंभीरता आती है और गहनता आती है, और मेरा जो रिसर्च है वो बहुत हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का, उच्च स्तरीय शोध होगा। अब जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि विश्लेषण सामान्यतया 2 प्रकार से होता है। एक है अंश सापेक्ष अथवा अंशोन्मुख विश्लेषण, और दूसरा पूर्ण सापेक्ष अथवा पूर्णोन्मुख विश्लेषण। पहला को माइक्रो एनालिसिस कहते हैं और दूसरा को मैक्रो एनालिसिस। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। किसी वस्तु के स्वरूप को समझकर उसका मूल्यांकन करना हो तो 2 दिशा में उसका अध्ययन किया जा सकता है ना। कोई भी प्रॉब्लम्स जब मेरे सामने आएगा और उसके बारे में जब हम रिसर्च करेंगे तो उसका रिसर्च 2 टाइप से किया जा सकता है। एक माइक्रो एनालिसिस यानी अंशोन्मुख विश्लेषण, और एक मैक्रो एनालिसिस यानी पूर्णोन्मुख विश्लेषण। ठीक है, अब किसी भी वस्तु या किसी भी तत्व का यदि विच्छेदन करके उसके विविध अंगों का अध्ययन किया जाए तो वो माइक्रो एनालिसिस होगा, यानी उसके अंदर में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना है। अगर हम जैसे अभी कोविड-19 है तो कोविड-19 के ऊपर जब कोई रिसर्च करेंगे तो कोविड-19 के अंदर इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या हुआ, है ना, और आगे इसका परिणाम क्या होगा, इसका समाधान कैसे होगा, ये सब माने इसके अंदर में रहना है, इससे बाहर हटना ही नहीं है, इससे बाहर हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। तो ये है अंशोन्मुख विश्लेषण। ठीक है, इसे रूप निर्णयात्मक विश्लेषण भी कह सकते हैं। और दूसरा है पूर्णोन्मुख विश्लेषण, मैक्रो एनालिसिस। यहाँ क्या है, किसी भी वस्तु या तत्व का उससे बृहत्तर वस्तु या तत्व के अंग के रूप में अध्ययन किया जाए तो उसे पूर्णोन्मुख विश्लेषण कहा जाता है। इसे स्थान निर्णयात्मक विश्लेषण भी कहा जा सकता है। ये क्या है कि हम उससे बाहर की बात करते हैं। जब हम कोविड-19 के बारे में पूर्णोन्मुख विश्लेषण करेंगे तो अभी हम अंशोन्मुख में क्या देख रहे थे, केवल कोविड पे सिमटे हुए थे, लेकिन अब क्या करेंगे, पूर्णोन्मुख में उससे बाहर निकलेंगे। इससे और कितनी महामारियां हैं, इससे पहले भी तो महामारियां आई है ना, और भी कोरोना पहले भी आया था, इसके बाद हमारा मलेरिया, टाइफाइड, एक टाइम में हैजा महामारी था। तो हम सबके बारे में चर्चा करेंगे और सबकी तुलना में कोविड जो है वो कितना प्रभावकारी है ना, सबके साथ इसकी चर्चा करेंगे।
ये है पूर्णोन्मुख। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं स्थान निर्णयात्मक विश्लेषण। पहला रूप निर्णयात्मक यानी केवल कोविड के बारे में, और दूसरा स्थान निर्णयात्मक जहाँ कोविड का वैल्यू और सबके साथ लेकर के हम करते हैं। ये दो प्रकार हो गया, अंशोन्मुख यानी माइक्रो अर्थात रूप निर्णयात्मक, और दूसरा पूर्णोन्मुख यानी मैक्रो अर्थात स्थान निर्णयात्मक। अब इसको हम जरा कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। एक एग्जाम्पल तो अभी हमने लिया कोविड-19 का, लेकिन अब हम कुछ और एग्जाम्पल लें। अगर एक चीज़ लो, सोशल साइंस में, समाज विज्ञान में रिसर्च करो संयुक्त परिवार का, है ना। संयुक्त परिवार का मतलब जहाँ कई परिवार के लोग एक साथ रहते हैं ना, हम सभी लोग, हमारे मम्मी पापा जितने भाई बहन हैं सभी लोग, हमारे दादा जी जितने भाई लोग हैं वो सभी लोग रहेंगे, तो एक संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार। उसके ऊपर अगर हम किसी तरह का अंशोन्मुख विश्लेषण जब हम करेंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या क्या टॉपिक होगा, संयुक्त परिवार का स्वरूप, संयुक्त परिवार कैसा होता है ना, उसके विविध अंग, संयुक्त परिवार के क्या क्या पार्ट हैं, और वो जो कई पार्ट है, जो विविध अंग हैं, उन सब के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ विशेष तत्व है, कुछ विशेष एलिमेंट है, उसके बारे में, उनका काम क्या है, इसके बारे में, है ना। और अगर इसका हम क्या करेंगे कि जो अध्ययन होगा, इसका अंशोन्मुख अध्ययन जो होगा, वो बाहर के रूप साथ के तत्व के साथ में संबद्ध नहीं होगा। फैमिली से बाहर, संयुक्त परिवार में, उस परिवार से बाहर की चर्चा हम नहीं करेंगे। हालांकि कभी कभी कुछ वर्ड में जोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, और उतना ज़्यादा जोड़ेंगे तो फिर वो गलत होगा, है ना, क्योंकि हम अंशोन्मुख विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ पूर्णोन्मुख नहीं होना है। लेकिन अगर हम संयुक्त परिवार का पूर्णोन्मुख विश्लेषण करेंगे, मैक्रो एनालिसिस करेंगे, तब क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। पहले क्या करेंगे हम, संपूर्ण हिंदू समाज, है ना, संपूर्ण सोसाइटी, हिंदू समाज या पूरा मुस्लिम समाज की चर्चा करेंगे, क्रिश्चियन सोसाइटी की चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद भारतीय समाज, बाहर निकले हैं हम, हिंदू सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है, का फिर भारतीय समाज के साथ, संयुक्त परिवार का भारतीय समाज के साथ क्या संबंध है, संयुक्त परिवार का हिंदू परिवार के साथ क्या संबंध है, ये चर्चा करेंगे। उसके बाद समाज की और जो दूसरी व्यवस्था है संयुक्त परिवार में, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, इन सब के साथ उसका क्या संबंध है, संयुक्त परिवार का हमारी अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है, संयुक्त परिवार को हमारी शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना है, इन सब के साथ उसका क्या संबंध है। दूसरी बात, हमारे समाज में संयुक्त परिवार किन किन दायित्वों की पूर्ति करता है, उसके बाद समाज का जो ऐतिहासिक विकास क्रम जो है, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है, उसमें क्या जिम्मेदारी उठाया है हमारा संयुक्त परिवार की क्या जिम्मेदारियां हैं उसमें, इन सब का अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? अंशोन्मुख में हम कहाँ थे, परिवार के अंदर सिमटे हुए थे, और यहाँ हम पूरा फैल गए हैं, है ना। यानी एक में हम अंदर की ओर जा रहे हैं, दूसरे में बाहर की ओर जा रहे हैं। दूसरे शब्द में कहिए कि पहले जो है अंशोन्मुख विश्लेषण में संयुक्त परिवार के स्वरूप और कार्य का निर्णय होता है, लेकिन पूर्णोन्मुख विश्लेषण में समाज में उसका क्या स्थान है, इसका निर्धारण किया जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण यहाँ हम लेते हैं, अज्ञेय का नाम सुनिए, वो बहुत बड़े कवि थे। अज्ञेय की रचना का हम अध्ययन करें, उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, जो कहानियाँ लिखी हैं, या और भी जो उनकी रचनाएं हैं, उसका अध्ययन करें। और यदि हम अंशोन्मुख विश्लेषण करेंगे, तब क्या करेंगे, हम अज्ञेय की विविध कृतियों का स्वरूप, उन्होंने जो भी रचना है उनकी, वो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और प्रत्येक कृति का जो उनकी रचना है उसका महत्व क्या है, इसका अध्ययन किया जाएगा। अन्य जो लेखक हैं या पूर्व की जो साहित्यिक धारा है ना, उनसे पहले की जो रचनाएं हैं दूसरे लेखकों ने लिखी है, उसकी चर्चा इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ मामले में हम जोड़ देते हैं, एक दो टॉपिक जोड़ा जा सकता है अगर आवश्यक हो, ऐसा लगे तो, लेकिन आवश्यक नहीं है और उतना ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन पूर्णोन्मुख विश्लेषण में हम क्या करेंगे, हिंदी काव्य के विकास में अज्ञेय का क्या योगदान है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर अज्ञेय से पहले जो रचनाकार थे हिंदी काव्य के, उनकी प्रवृत्ति क्या है, अज्ञेय की प्रेरक शक्तियाँ क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ से ताकत मिला है, और अज्ञेय की रचना पर देसी विदेशी प्रभाव जो पड़ा है, उन सब के बारे में जानना है। फिर संपूर्ण हिंदी काव्य पर जो अज्ञेय की जो रचना है उसका क्या प्रभाव है, ये सब
पूर्णोन्मुख अध्ययन में, मैक्रो एनालिसिस में होगा, यानी समग्रता में हिंदी काव्य धारा में काव्य का स्थान का निर्णय करना है। 2 एग्जाम्पल लिए, 3 हो गया। एक और एग्जाम्पल हम ले लें, भाषा विज्ञान, है ना, लैंग्वेज। अगर उसमें हम खड़ी बोली का स्वरूप, एक टॉपिक रिसर्च का टॉपिक मान लें कि भाषा विज्ञान में खड़ी बोली का स्वरूप, ये एक टॉपिक रिसर्च टॉपिक हो सकता है। इस पे हम अगर काम करना चाहेंगे और अंशोन्मुख विश्लेषण करने के लिए जब हम जाएंगे तब क्या करेंगे, हम खड़ी बोली से बाहर नहीं जाएंगे, खड़ी बोली के अंदर ही रहेंगे और उसका जो विभिन्न पार्ट है, उसका ध्वनि, उसका व्याकरण, उसका सेंटेंस, है ना, उसका वर्ड, उसका स्वरूप, उसके पारस्परिक संबंध, उसके जो विभिन्न सेंटेंस हैं, जो विभिन्न वाक्य हैं, उनमें क्या रिलेशन है, उनका परिणाम क्या होगा, ये सब चीज़ का हम इसमें करेंगे एनालिसिस, है ना, अंशोन्मुख अध्ययन में, है ना, जिसका परिणाम खड़ी बोली का विवरणात्मक व्याकरण, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होगा। ठीक है। अब यदि हम पूर्णोन्मुख विश्लेषण करें तब क्या करेंगे, अन्य बोलियां या पूर्व काल के भाषा रूपों की जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। अंशोन्मुख में अन्य किसी बोली की चर्चा करने की कोई आवश्यक नहीं है, अन्य बोलियों की चर्चा करना आवश्यक नहीं होगा, नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम पूर्णोन्मुख अध्ययन करेंगे तब करना होगा। खड़ी बोली के पूर्व रूपों का विकास क्रम, वो कैसे डेवलप हुआ, उसके पहले कौन सी बोलियां थी, है ना, और अन्य जो बोलियां हैं, खड़ी बोली के अलावे अन्य जो बोलियां हैं, उनके साथ इनका क्या संबंध है, ये सब एक विस्तृत परिवेश में इसका स्थान निर्धारित करता है और इससे खड़ी बोली का ऐतिहासिक या तुलनात्मक व्याकरण तैयार हो सकता है। आई बात समझ में? तो जो भी शोध करता है, आप जब शोध करते हैं तो आपको ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आपका जो उद्देश्य है शोध का, उसकी पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनमें किस तरह के विश्लेषण का उपयोग करना उचित होगा। आपका जो प्रॉब्लम होगा उसमें कैसा हम रिसर्च करेंगे, अंशोन्मुख या पूर्णोन्मुख, माइक्रो एनालिसिस या मैक्रो एनालिसिस। ठीक है, रूप निर्णयात्मक विश्लेषण करेंगे या स्थान निर्णयात्मक विश्लेषण करेंगे, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उद्देश्य के अनुसार किसी एक प्रकार का विश्लेषण और निश्चित सीमा के अंदर दोनों प्रकार के विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। रिसर्च में हम जैसा हमें, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता कहेगी कि हमें मैक्रो का यूज़ करना है या माइक्रो का, हम अपनी क्षमता के अनुसार प्रयोग करेंगे। लेकिन आवश्यक हुआ तो हो सकता है, ज़रूरत पड़ा तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों को मिला करके भी चलेंगे। लेकिन ये ज्ञान आपको होना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से समझ सकें कि हमारी शोध कार्य में, हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में हमें किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है।